यह प्रस्तुति है भारत की जमीन से, जहां से हम दिखाते हैं दुनिया को सच्चाई का आईना। आप देख रहे हैं भारत पल्स और मैं हूं अमित कुमार सिंह। आज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में हम लेकर आए हैं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते उस तनाव की परत दर परत कहानी, जो किसी भी पल तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन सकती है। कल्पना कीजिए, आपका कोई अपना शायद पिता, मां, पत्नी या मासूम बच्चा जीवन और मृत्यु के बीच आईसीयू में भर्ती हो। आप बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। तभी एक मिसाइल आसमान से आती है और उसी अस्पताल की छत को चीर देती है जहां जिंदगी को बचाया जाता है। उसी जगह पर मौत अपना तांडव दिखा जाती है। यह कोई फिल्म नहीं है, यह एक सच्ची घटना है। 19 जून 2025 को हुआ, जब ईरान ने इजराइल के बीयरशेवा शहर में स्थित सोरोका मेडिकल सेंटर पर सीधा मिसाइल हमला किया। वो कोई सैन्य ठिकाना नहीं था, वो कोई बंकर नहीं था, वो था एक अस्पताल जहां हर दिन सैकड़ों मरीजों का इलाज होता है। पर उस दिन वहां इलाज नहीं, एक जंग की चीखें थीं, और चमत्कार ये कि कोई जान नहीं गई। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कैसे एक जंग ने अस्पतालों को भी नहीं छोड़ा। ईरान इजराइल संघर्ष में अब आम नागरिक सीधे निशाने पर क्यों हैं, और क्या यह एक नई वर्ल्ड वॉर की आहट है। अब हम आपको ले चलते हैं बीयरशेवा की उस रात में, जहां चुप्पी थी और फिर एक धमाका जो इतिहास में दर्ज हो गया। सुबह के ठीक 4 बजे का वक्त था। 19 जून 2025 इजराइल के दक्षिणी शहर बीयरशेवा में लोग गहरी नींद में थे, और उस शहर के सबसे बड़े अस्पताल सोरोका मेडिकल सेंटर में रोज की तरह जिंदगी अपने सामान्य रास्ते पर थी। आईसीयू में डॉक्टर मरीजों की हालत पर नजर रख रहे थे, कुछ लोग दवाएं बांट रहे थे और कुछ मरीज सुबह की दुआ के लिए जाग रहे थे। तभी आसमान से एक तेज गूंज सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद एक जबरदस्त धमाका। अस्पताल की एक इमारत की छत बुरी तरह चटक गई, खिड़कियों के कांच बिखर गए और चारों तरफ धुआं भर गया। ईरान से छोड़ी गई एक मिसाइल फतेह 110 फतेह 10 ने अस्पताल को सीधा निशाना बनाया था। यह कोई अंधाधुंध रॉकेट नहीं था, बल्कि एक हाई प्रिसीजन बैलिस्टिक मिसाइल जो जीपीएस और इनर्शियल गाइडेंस से लैस थी। सटीकता इतनी कि जिस हिस्से को निशाना बनाया गया वहीं वार हुआ। इस मिसाइल में करीब 500 किलोग्राम विस्फोटक था और इसके टारगेटिंग डेटा से साफ था, यह हमला सोच समझकर किया गया था। इमारत को भारी नुकसान हुआ, दीवारें टूटीं, छत गिर गई और कई हिस्सों को बंद करना पड़ा। लेकिन सरकारी बयान के अनुसार किसी की जान नहीं गई। कुछ लोग मामूली रूप से घायल हुए, जिन्हें तुरंत दूसरी इमारतों में शिफ्ट किया गया। मरीजों को आईसीयू से बाहर निकाला गया और अस्पताल ने आपातकालीन ऑपरेशन शुरू कर दिए। इस हमले के बाद इजराइल ने तत्काल एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा, हमारे अस्पताल पर हमला इंसानियत पर हमला है। इसका जवाब ईरान के हृदय में दिया जाएगा। 19 जून 2025 की सुबह बीयरशेवा के अस्पताल की दीवारें हिल चुकी थीं। मरीजों को जिंदा बचा लिया गया, लेकिन इजराइल के भीतर कुछ और फट चुका था। गुस्सा और एक वादा, जवाब का वादा। अस्पताल पर मिसाइल गिरने के सिर्फ 2 घंटे बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर बयान दिया। उनकी आवाज थरथरा नहीं रही थी, वो स्थिर थी, ठंडी थी और हर शब्द तलवार की तरह काटता चला जा रहा था। हमारे अस्पताल पर हमला किया गया है। ये किसी एक देश के नहीं, पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है, और इसका जवाब दिया जाएगा वहीं जहां से यह आदेश निकला है। तेहरान सुन रहा है ना? ये 24 घंटे नहीं बीते थे कि इजराइल के F-335 और F-52 फाइटर जेट्स ईरानी हवाई क्षेत्र की दिशा में उड़ान भर चुके थे। लेकिन इस बार निशाना आम नहीं था। इराक और सीरिया की सीमा के पास, जहां ईरान गुप्त रूप से अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम चला रहा था, वहां 2 ठिकानों पर एक साथ हमला हुआ। पहला, नतांज के पास एक अघोषित यूरेनियम प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा अराक हैवी वाटर फैसिलिटी का एक सैटेलाइट टर्मिनल, जहां से डाटा तेहरान को भेजा जाता था। धमाकों की कोई सार्वजनिक तस्वीर नहीं आई, कोई वीडियो फुटेज नहीं, कोई पत्रकार वहां नहीं पहुंच सका। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरें कहती हैं, साइट खामोश हो गई कुछ सेकंड के लिए, परमाणु चुप्पी उतर आई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया, क्या यह जवाब काफी है? पर जवाब स्पष्ट था। इजराइल अब ईरान को बता चुका था कि खेल मैदान अब सीमाओं से निकलकर राजधानी तक पहुंच चुका है।
इसी दौरान एक और बयान आया, इस बार सीधे नाम लेकर अगर अगली मिसाइल हमारी जनता पर गिरी तो अगली बमबारी तेहरान की सबसे ऊंची इमारत पर होगी, और हो सकता है उसमें कोई बैठा हो जिसका नाम है अली खामेनेई। अली। यह अब सिर्फ जवाब नहीं था, यह चेतावनी थी, एक परमाणु चुप्पी से पहले की आवाज। जवाब देने की बात और किसी देश को मिटा देने की बात, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेकिन जब एक मिसाइल अस्पताल पर गिरती है तो फर्क मिट जाता है और फिर सवाल खड़ा होता है, क्या इजराइल अब ईरान को पूरी तरह मिटा देना चाहता है? यह सवाल आज का नहीं है। सालों से इजराइल की नीति साफ रही है, नेवर अगेन, कभी नहीं होने देंगे, जिसका मतलब है ना होलोकॉस्ट दोहराने देंगे, न परमाणु खतरे को अपने सर पर पनपने देंगे। इजराइल का डर है कि अगर ईरान एक परमाणु शक्ति बन गया तो उसके बाद का हर दिन इजराइल के अस्तित्व पर एक खतरा होगा, और इसी डर ने इजराइल को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी पहले वार करने की रणनीति अपनाने पर मजबूर किया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इजराइल ईरान को नष्ट करना चाहता है? उत्तर है नहीं, लेकिन वो ईरान की सैन्य और परमाणु क्षमताओं को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। इजराइल को ईरानी जनता से कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी लड़ाई है ईरान की कट्टर धार्मिक सत्ता से, खामेनेई के आदेशों से और उन मिसाइलों से जो अस्पतालों तक गिराई जा रही हैं। हम ईरान के लोगों से नहीं, ईरान की हुकूमत से लड़ रहे हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो हम उसे जड़ से उखाड़ देंगे। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई सरकार मिटती है तो क्या उसका देश बचा रह जाता है? क्या इजराइल की बमबारी सिर्फ इमारतों को तोड़ेगी या किसी और चीज को भी? क्योंकि जंग जब शुरू होती है तो उसमें इरादे खो जाते हैं और सिर्फ राख बचती है। इजराइल शायद ईरान को मिटाना नहीं चाहता, लेकिन वो इतना जरूर चाहता है कि ईरान अब कभी खड़ा न हो सके। और यही सोच दुनिया को डरा रही है, क्योंकि दो देशों की दुश्मनी अब पूरे क्षेत्र को खींच रही है एक ऐसे युद्ध की तरफ जिसमें शायद कोई नहीं बचेगा। नफरत में बहुत ताकत होती है, पर सवाल यह है, क्या नफरत किसी मुल्क को पूरी तरह मिटा सकती है? इजराइल का गुस्सा उस दिन चरम पर था जब अस्पताल की छत से धुआं उठा और बमबारी के बाद हर कोना जल गया। पर क्या यह गुस्सा इतना है कि वो ईरान को नक्शे से मिटा सके? तकनीकी रूप से देखें तो इजराइल के पास दुनिया की सबसे घातक वायुसेनाओं में से एक है। उसके पास हैं अमेरिका से मिले F-35 स्टील्थ जेट्स, अपनी खुद की मिसाइल डिफेंस और अटैक सिस्टम, और सबसे बड़ा रहस्य, उसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इजराइल ने आज तक इसे न तो स्वीकार किया है और न ही नकारा है, लेकिन दुनिया जानती है कि उसके पास करीब 100 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तो क्या इजराइल ये हथियार इस्तेमाल करेगा? यहां जवाब बदल जाता है, इजराइल के पास शक्ति तो है, लेकिन वो राजनीतिक और वैश्विक दबावों में बंधा है। अगर इजराइल खुलेआम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र से लेकर यूरोप, यहां तक कि अमेरिका तक, कोई भी खुले समर्थन में नहीं आएगा। इसीलिए इजराइल के रणनीतिकारों का मकसद ईरान को मिटाना नहीं, बल्कि उसे इस हालत में पहुंचाना है जहां वो कभी दोबारा खड़ा न हो सके। इजराइल साइबर युद्ध में भी माहिर है। उसने पहले भी ईरान के स्टक्सनेट वायरस से न्यूक्लियर प्रोग्राम को हजारों बार धीमा किया है। वो जानता है कि देश को खत्म करने के लिए बम से ज्यादा असरदार होती है सूचना, वायरस, नेटवर्क और दिमाग। तो क्या इजराइल ईरान को मिटा सकता है? हां, शक्ति है, हौसला है, तकनीक है, पर नहीं, क्योंकि मिटाने की कीमत सिर्फ दुश्मन नहीं चुकाता, खुद को भी खोना पड़ता है। और शायद इसीलिए अब यह लड़ाई तबाही की नहीं, नियंत्रण की है। इजराइल चाहता है कि ईरान रहे, पर उसके कदम जंजीर में बंधे रहें। वो ईरान को मिटाना नहीं चाहता, बस उसे कभी दुश्मन बनने लायक न छोड़ना चाहता है। ईरान बार बार चेतावनी देता रहा है। हर भाषण में इस्राइल के खात्मे की बातें होती हैं। तेहरान की सड़कों पर पोस्टर लगाए जाते हैं, डेथ टू इजराइल। लेकिन जब असली युद्ध की बात आती है तो सवाल खड़ा होता है, क्या ईरान वाकई उस दिन के लिए तैयार है? ईरान के पास हजारों रॉकेट्स और दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। उसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सक्रिय सेनाओं में गिनी जाती है। और उसके पास हैं ड्रोन स्क्वाड, शिया मिलिशिया नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हौथी, इराकी गुट और एक आत्मबल जो धार्मिक जोश से भरा है। पर क्या यह सब काफी है? क्योंकि युद्ध केवल हथियारों से नहीं, तकनीक, खुफिया जानकारी और रणनीति से भी लड़ा जाता है।
और यही वो जगह है जहां ईरान अक्सर पिछड़ जाता है। इजराइल की फौज जहां एआई से लैस ड्रोन, सैटेलाइट गाइडेड स्मार्ट बम और साइबर वॉर यूनिट्स से लैस है, वहीं ईरान आज भी पिछली पीढ़ी की मिसाइलों और मिलिशिया आधारित वॉरफेयर पर निर्भर है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसका जोश है, उसका जज्बा है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध और तकनीकी पिछड़ापन है। वो हर दिन लड़ना चाहता है, पर हर दिन महंगाई, बेरोजगारी और सड़कों पर गुस्से से लड़ रहा है। तो क्या ईरान युद्ध के लिए तैयार है? नहीं, अभी नहीं, पर एक दिन हो सकता है, जब उसके पास चीन या रूस का खुला समर्थन हो, जब उसकी अर्थव्यवस्था सुधरे, जब उसकी मिसाइलें सटीक हों, और सबसे ज्यादा जब उसकी सत्ता को लगे कि अब या तो सब कुछ मिलेगा या सब कुछ मिटेगा। लेकिन जब वो दिन आएगा, तब शायद युद्ध का मैदान सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं होगा, बल्कि पूरी दुनिया उसमें डूब जाएगी। जब दो दुश्मन एक दूसरे पर मिसाइलें बरसा रहे हों, जब पश्चिम एशिया जल रहा हो, जब दुनिया के नक्शे फिर से खून से रंगे जा रहे हों, तब सबकी निगाहें एक देश पर टिक जाती हैं, भारत पर। क्यों? क्योंकि भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं रहा, वो अब एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। भारत की स्थिति सीधी नहीं है, क्योंकि दोनों पक्षों से उसके रिश्ते गहरे हैं। एक तरफ है इजराइल, जो भारत का रक्षा साथी है, जिसने कारगिल से लेकर आज तक भारत को ड्रोन, मिसाइल, रडार जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी, और जिसके साथ भारत का स्ट्रैटेजिक डिफेंस अलायंस लगातार मजबूत हुआ है। दूसरी तरफ है ईरान, जो भारत का ऊर्जा साथी है, जिससे भारत तेल खरीदता रहा है और जिसने चाबहार पोर्ट जैसा रणनीतिक एक्सेस भारत को दिया है, जो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक छुपा हुआ जवाब है। भारत युद्ध को पसंद नहीं करता, लेकिन भारत कायर भी नहीं है। जब मामला वैश्विक स्थिरता और रणनीतिक संतुलन का हो, तो भारत तटस्थ रहकर भी एक पक्ष चुन लेता है, बुद्धिमानी से। इस संघर्ष में अब तक भारत ने कोई सीधा पक्ष नहीं लिया है, लेकिन अगर युद्ध बढ़ता है, अगर इजराइल पर हमला सीधा परमाणु स्तर तक जाता है, या अगर भारत के हित जैसे तेल, व्यापार या भारतीय प्रवासी खतरे में पड़ते हैं, तो भारत स्पष्ट रूप से इजराइल के साथ खड़ा होगा। पर एक बात हमेशा याद रखिए, भारत कभी युद्ध के साथ नहीं होता, भारत हमेशा शांति के साथ होता है। पर अगर शांति पर हमला हो, तो भारत की चुप्पी सबसे जोरदार प्रतिकार बन जाती है। तो इस युद्ध में भारत क्या करेगा? शायद भारत सबसे आखिर में बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो पूरी दुनिया सुनेगी। भारत की ताकत उसकी वाणी में नहीं, बल्कि उस संयम में है जो कभी कभी वज्र की तरह गिरता है। तेहरान की गलियों में जब कोई बच्चा बड़ा होता है, तो वो सिर्फ स्कूल नहीं जाता, वो क्रांति सीखता है। वहीं यरूशलेम की पहाड़ियों में जब कोई सैनिक अपनी वर्दी पहनता है, तो वो सिर्फ देश की रक्षा नहीं करता, वो एक वादा निभाता है, नेवर अगेन, कभी दोबारा नहीं। यही दो भावनाएं टकराती हैं। जब सवाल उठता है, क्या ईरान इजराइल के रहते हुए परमाणु बम बना सकता है? ईरान पिछले 2 दशक से यह कोशिश कर रहा है कि वो यूरेनियम को इतना संवर्धित करे कि एक दिन वो एक बटन दबाए और धमाका हो जाए। उसके पास सेंट्रीफ्यूज हैं, उसके पास यूरेनियम है, और अब उसके पास तकनीकी ज्ञान भी है। लेकिन उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा है जो उसे हर कदम पर देख रहा है, इजराइल। इजराइल ने इसे खुलकर कहा है, हम ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी भी सीमा तक क्यों न जाना पड़े। और यह कोई सिर्फ जुबानी धमकी नहीं है। सालों से इजराइल ने ईरानी वैज्ञानिकों को मारा, उनके न्यूक्लियर डाटा चुरा लिए, और कई बार सेंट्रीफ्यूज प्लांट्स को साइबर अटैक, स्टक्सनेट वायरस से उड़ा डाला। मोसाद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, ईरान के हर कदम पर नजर रखती है। साल 2020 में मोहसेन फखरीजादे, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट, तेहरान के बाहर मारे गए। कोई कोर्ट नहीं, कोई वार्निंग नहीं, सिर्फ एक मैसेज, हम तुम्हें देख रहे हैं। तो क्या ईरान कभी बम बना पाएगा? शायद, अगर वो तेज, गुप्त और वैश्विक दबाव की परवाह किए बिना काम करे। पर क्या इजराइल उसे ऐसा करने देगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही वो बम के करीब पहुंचेगा, इजराइल हमला कर देगा। और यह हमला शायद पहली बार तेहरान के दिल पर होगा। युद्ध का डर बम से ज्यादा होता है, और इसी डर ने ईरान को अब तक रोके रखा है। तो हां, ईरान के पास शायद विज्ञान है, इरादा है और औजार हैं, लेकिन इजराइल के रहते वो परमाणु बम सिर्फ सपना रह सकता है, या फिर एक तबाही की वजह है। इतिहास गवाह है,
हर बड़ा युद्ध दो देशों के बीच शुरू होता है, पर उसकी आग पूरी दुनिया को जला देती है। अगर ईरान और इजराइल एक निर्णायक युद्ध में भिड़ते हैं, तो यह सिर्फ मिसाइलों का टकराव नहीं होगा, यह होगा संस्कृतियों का, धर्मों का, वैश्विक हितों का और भविष्य के भरोसे का टकराव। क्योंकि ये सिर्फ दो देश नहीं होंगे। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा, रूस और चीन चुप नहीं बैठेंगे। वे ईरान के समर्थन में खड़े हो सकते हैं, भले ही सीधे तौर पर नहीं, पर पीछे से हथियार, टेक्नोलॉजी और कूटनीति के जरिए। यूरोप युद्ध से भागेगा नहीं, क्योंकि एक चिंगारी उनके तेल, गैस और अर्थव्यवस्था को भस्म कर सकती है। और भारत, उसे अपने हर एक कदम पर संतुलन बिठाना होगा, क्योंकि उसके एक तरफ दोस्त हैं और दूसरी तरफ तेल, बंदरगाह और कूटनीतिक भविष्य। और फिर मिडिल ईस्ट की सरजमी, जहां कभी पैगंबरों ने अमन का पैगाम दिया था, वहीं अब धुआं, आग और मौत का मंजर होगा। तेहरान से लेकर यरूशलम तक हर शहर एक रणभूमि बन जाएगा। तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, शेयर बाजार गिर जाएगा, वैश्विक मंदी की लहर शुरू होगी। यूरोप को गैस नहीं मिलेगी। भारत जैसे देशों में पेट्रोल 300 रुपए लीटर तक पहुंच सकता है। चीन को मिडिल ईस्ट से होने वाला व्यापार ठप पड़ेगा और अमेरिका को फिर एक बार युद्ध पर खरबों डॉलर खर्च करने होंगे। अगर इस युद्ध में एक भी परमाणु हथियार चल गया, तो न केवल लाखों लोग मरेंगे, बल्कि पीढ़ियों तक उस जमीन पर जीवन नहीं बचेगा। और अगर यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदल गया, तो हो सकता है अगला युद्ध तीर और तलवार से लड़ा जाए, क्योंकि विज्ञान नष्ट हो जाएगा, सभ्यता जल जाएगी और इंसानियत इतिहास बन जाएगी। इसलिए सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल यह है, अगर यह युद्ध हुआ तो क्या कोई बचेगा? युद्ध किसी एक देश को नहीं मारता, वो हर उस चीज को मारता है जिससे हम इंसान कहलाते हैं। ईश्वर करे, यह युद्ध कभी न हो।